बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 नवंबर इतवार का दिन सन 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह। गुड मॉर्निंग, न्यू मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सुबह के प्रोग्राम में हमारा सबसे पहला मेन और बड़ा सेगमेंट हुआ करता है तारीख हिंदुस्तान। और पिछली किस्त में मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल के शहरियों ने, उन्हें पुर्तगाली भी कहते हैं और पुर्तगेज़ी भी, उन्होंने हिंदुस्तान में तजारत कब, कैसे और क्यों कर शुरू करी और किस रास्ते से शुरू करी और उनकी लॉटरी कैसे निकल आई। लॉटरी इसलिए निकल आई थी, मुख्तसरन बता देता हूँ, कि खुश्की का रास्ता जो अफ़गानिस्तान से ईरान और आगे एशियाई कूचक से होता हुआ यूरोप जाता था, वो बंद हो गया। वो अरबों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, सारे इलाके फतह कर लिए सल्तनत उस्मानिया ने, और वहाँ पर उन्होंने इनका रास्ता बंद कर दिया। ये जंगो जदल के साथ मसरूफ़ रहे सारे अंग्रेज़ बादशाह, कहाँ? अरबी लोगों के साथ, उनके साथ नबर्द आजमा रहे। कई साल तक जंगें लड़ने के बाद भी ये खुश्की का रास्ता वसूल ना कर सके, वापस ले ना सके। ये उधर उलझे रहे और उधर दूसरी साइड पे पुर्तगाल के रहने वाला एक सयाह, एक मशहूर ज़माना बंदा, मैंने उसके बारे में पिछली किस्त में भी बताया, जिसका नाम था वास्को डे गामा। हर कोई जानता है वास्को डे गामा कौन था। सबसे बड़ा जहाज उसके पास था, बैरी जहाज, और वो उसको लीड करता हुआ जहाज़ों के एक काफिले को उसने हिंदुस्तान में समंदरी सफ़र को दरियाफ्त कर लिया। और यूं पुर्तगाल का हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त तजारत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बारे में मैं पिछली किस्त में बता चुका हूँ। अब बताऊंगा ये कि पूरी एक सदी तक, यानी 1500 से लेके 1600 तक, पूरी एक सदी पुर्तगाल का कब्जा रहा हिंदुस्तान के साथ। जितनी तजारत थी, जितना मालो मता था यहाँ पे, जितनी प्रोडक्शन थी, एक्सपोर्ट्स थी, उनके हाथ जाती और वापस भी उनके मुल्कों में जो कुछ था वो लाकर यहाँ सप्लाई करते उन्हीं जहाज़ों में। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते गए। उसको माला माल होते हुए देखते देख कर अहले यूरोप को भी गुस्सा आया, उनके मुंह में भी पानी भर आया, और फिर 6 मुल्कों ने मिलकर बहरी रास्ते से हिंदुस्तान के साथ तजारत करने का फैसला किया। यूरोप के 6 मुल्कों में कौन कौन से मुल्क थे वो? सबसे बड़ा मुल्क था इंग्लैंड, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, और छठा कौन सा मुल्क था? पहले दोबारा से गिन लेते हैं। सबसे पहले आया था इंग्लैंड, उसके बाद आया फ्रांस, जर्मनी, और उसके बाद आया स्वीडन, उसके बाद डेनमार्क और हॉलैंड। ये 6 मुल्कों ने मिलकर, यूरोप के 6 मुल्कों ने मिलकर हिंदुस्तान के साथ अपने इकट्ठे जहाज भेजे, बहरी जहाज, हिंदुस्तान की बंदरगाहों की तरफ। लेकिन 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 उनमें से अक्सर मुल्कों को खातिर खा मुनाफा ना हुआ, और बाकी रह गया हॉलैंड और इंग्लैंड, या फ्रांस का थोड़ा बहुत रह गया काम। 3 मुल्क बाकी बचे। तीन बाकी के जो 3 थे, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने खसारा देखकर या अपना मुनाफे में कमी देखकर निस्बतन इन्होंने देखा कि हमें बचत नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि उनका वाया ज़्यादा बन जाता था, रूट लंबा बन जाता था, समंदरी रास्ता यूरोप का, यूरोप के उन मुल्कों का। जबकि वास्को डे गामा जाते जाते ये पुर्तगाल पर एहसान कर गया था कि इसे शॉर्टकट बता के गया था हिंदुस्तान में कैसे और कहाँ से पहुँचना है। उसके बाद जी फिर हॉलैंड बाकी बचा और इंग्लैंड बाकी बचे। इंग्लैंड ने भी आहिस्ता आहिस्ता से अपने पांव खींचना शुरू कर दिए, और बिल आखिर 100 साल तक
पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। और अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी है तो अंग्रेजों की तजारत और कब्जा यहां पे शुरू हुआ। नहीं, ये सदियों पुरानी बात है। ईस्ट इंडिया तो कल की बात है। ये 1600 में बनी है पहली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 में बनाई है। 110 ताजर मिले इंग्लैंड के, 110 ट्रेडर्स ने मिलकर बादशाह हिंदुस्तान से तहरीरी इजाजत मांगी। उन्होंने इजाजत लेकर हिंदुस्तान के साथ तजारत शुरू की और सब ने मिलकर एक कंपनी बनाई। 110 मशहूर मारूफ और तगड़े ताजरों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसको इजाजत दी थी जनाब अली 1600 में। हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, ये उसका दौरे हुकूमत था 1600, हिंदुस्तान पर वो हुकूमत कर रहा था। उसने इनको इजाजत दी और जो सबसे बड़ी बंदरगाह थी हिंदुस्तान की, उसका नाम था सूरत। उस वक्त की बात कर रहा हूं, सन 1600 की। सूरत उसका नाम था जी। ये वाली सूरत, स्वाद वाली नहीं, सीन वाली। ये सूरत बंदरगाह थी, मशहूर मारूफ और सबसे बड़ी बंदरगाह जो समंदर के किनारे पर थी। ये उसका नाम था सूरत। उसके किनारे पर आकर इन्होंने, इस कंपनी ने अकबर बादशाह से इजाजत ली बाकायदा। और जब उन्होंने देखा कि हमारा काम यहाँ पे चल सकता है, हमारा काम अच्छा खासा चल सकता है, तो फिर 1639 में इन्होंने क्या किया कि दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर फिर से दूसरे मुल्कों की कंपनियों को भी साथ मिलकर एक नया नाम दिया इस कंपनी को, और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी, और जो 1639 में बनी उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्होंने एक स्टेप आगे कैसे चले गए मैं आपको बताता हूं। इन्होंने किया ये कि एक राजा था, जब ये आकर सूरत की बंदरगाह के ऊपर इन्होंने अपने डेरे जमाए, तो वहां का राजा जो था उससे इन्होंने मदारस का इलाका खरीद लिया। मदारस, जिसे आज मदारस कहते हैं, उस वक्त ये छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। ये सारे का सारा इलाका उन्होंने इलाका के राजा से खरीद लिया, और वहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिसेस बना लिए, अपनी कोठी बना ली, और कम से कम 4 जजीरों पर कब्जा किया तजारत के लिए। उनका पर्पस वाकई उस वक्त सिर्फ तजारत ही था। सबसे बड़ा और पहला जजीरा था कूचन, जिसे कहते हैं कूचन सैलोन। लिख लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4-5 जजीरे इन्होंने काबू किए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कूचन, सैलोन, ये नोट फरमाते जाएं साथ साथ, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सबसे पहले कूचन जजीरा था, उसके बाद सैलोन, फिर जजीरा जावा और जजीरा समातरा। जजीरा जावा और जजीरा समातरा, ये मैं ऊपर लिख देता हूं। ये 4 जजायर थे। जजीरा समातरा, ये 4 जजायर को इन्होंने मरकज बना लिया। यहाँ पे अपने दफातर बनाए और बड़ी बड़ी कोठियां बना ली। लेकिन जब इन्होंने खरीद लिया वो इलाका, वो जिसको मदारस कहते हैं, तो वहाँ का राजा साहब जो थे, उन्होंने उनका नाम था, वो जो ममलिकत थी वहाँ पे हुकूमत किसकी थी? चंद्रीगरी की। चंद्रीगरी वो सल्तनत का नाम था जिसके पास ये मदारस का इलाका था।
चंद्रीगरी लिख के दिखा दूं या आपको समझ आ गई होगी। चंद्रीगरी, चंद्रीगरी ये ममलिकत थी, ये जजीरा, ये सल्तनत थी जिससे खरीदा अंग्रेज बादशाह ने, ताजरों ने, एक इलाका जिसे मदारस कहा जाता है। अब ये इलाका इन्होंने खरीद लिया। अब इनको एज क्या हुआ? एज ये हुआ कि वो बन गया ट्रेड एरिया, और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ताजर थे, जो चोरों से, डाकुओं से, बत्ताखोरों से तंग आए हुए थे, उन्होंने सिमट कर पूरे हिंदुस्तान से भागकर यहाँ मदारस में आकर अंग्रेजों की पनाह ले ली। यहाँ पे बैठकर ट्रेडिंग शुरू कर दी, यहीं पे माल फरोख्त करते और यहीं पे परचेज करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते। और यूं एक बनी बनाई ताकत मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इंग्लिश पहली वाली नहीं, दूसरी वाली यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं। उनको ये ताकत मिल गई। इसके बाद फिर इन्होंने अगला स्टेप क्या लिया? इन्होंने ये किया कि फिर एक ऐसी कोठी नुमा बिल्डिंग बनाई अंग्रेजों ने। अब ये मैं उन्हीं मुल्कों की बात कर रहा हूं जो 1639 में आकर जिन ताजरों ने, मुल्कों ने मिलकर उनको हेड कर रहा था बरतानिया, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लिस्तान या लंदन। ये हेड कर रहे थे। इनकी छत्र छावें, इनकी सुपरविजन में आकर दूसरी लोगों ने मिलकर मुत्तहिदा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और एक बहुत बड़ा कोठी बनाई जिसे बाद में कले का नमूना और नक्शा बना दिया गया मदारस में। और उस पे क्या हुआ? मदारस में, उस कले में, उस कले का नाम रखा गया था सेंट जॉर्ज। ये नाम रखा जी उस कले का, सेंट जॉर्ज। ये सेंट जॉर्ज रखा उस कले का नाम, जहां पे बैठकर इन्होंने काम ये शुरू किया कि अब ये पूरा साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कारकुनान को छोड़ दिया, मुलाजमीन को चुन चुन कर इंटरव्यू लेकर, उनको इख्तियारात देकर उनको पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। जहां जहां से माल मिलता, जिस जगह से भी मिलता, जितना भी मिलता, जितने पैसों में भी मिलता, वहां से खरीद कर ये उस कोठी में या उस कले में पहुंचा देते। अच्छा, कले की दीवारें अब इतनी ऊंची, इतनी मोटी और इतनी मजबूत थीं कि वहां पे किसी का डकैती, चोरी, भत्ताखोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मदारस में उस बंदरगाह के ऊपर जो कला बना सेंट जॉर्ज, और उसकी दीवारों के ऊपर ताकतवर तोपें नस्ब कर दी। अब किसी की ये हिम्मत और जुर्रत नहीं थी। अब उसमें, उस कले में क्या हुआ करता था? ये होता था, मैंने एक तो बात आपको बताई कि पूरे हिंदुस्तान से वो परचेज करते चीजें, मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की प्रोडक्ट्स जो मकामी तौर पर तैयार होती थी और सस्ती हुआ करती थी। उनमें अनाज था, कपड़ा था, या सिल्क था, या गरम मसाला जात थे, या ड्राई फ्रूट था। ये सारी की सारी चीजें जहां से जितनी मिलती वहां से लेकर ये सेंट जॉर्ज कले में भेज देते। और वहां पे जब साल के बाद जहाजों का काफिला आता तो पहले तो उनको अनलोड किया जाता उन जहाजों को। यानी वो जो माल यूरोप से लेके आए हैं, जो वहां पे सस्ता और आम और वाफर मिलता था, वो जो लाए हैं वो उतार कर अनलोड करके इसी सेंट जॉर्ज कले में रखते और फिर पूरा साल उसको बेचते रहते। और जो वहां पे जमा हुआ हिंदुस्तानी माल था वो उन्हीं जहाजों पे लोड करके वापस यूरोप भेज दिया करते।
ये तरीकाकार। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ। सोने पे सुहागा मैंने आपको बताया कि जो मकामी ताजर थे, जो सताए हुए थे डाकुओं के, चोरों के, बद्दाखोरों के, उन्होंने पनाह ले ली, जाके अपने आप को सेफ कर लिया, अपने आप को महफूज कर लिया उस कले में। वहीं पे अपने ऑफिसेज बना लिए, आड़तें बना ली, दुकानें बना ली, और उन्होंने वहीं बैठकर अंग्रेजों से माल बेचते भी और खरीद भी लेते। लेन देन वहीं पे होता। यहां तक कि जो बैंकिंग सिस्टम था वो भी कला के अंदर ही बन गया। हर ताजर ने, हिंदुस्तानी ताजर ने वहां पे अकाउंट खोल लिया उसी बैंक में। और यूं चलते चलते एक नए मुल्क की इसमें एंट्री हुई। जी, यूरोप का छोटा सा मुल्क जिसे हॉलैंड कहते हैं। पहली दफा पहली कोशिश में यह नाकाम हुआ, लेकिन अब की बार इसने बेहतरीन जहाज तैयार करवाए, बेहतरीन अमला और ट्रेंड स्टाफ के साथ ट्रेडिंग में, अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी अनवाओ अकसाम की प्रोडक्ट खरीदने में जो माहिर तरीन लोग थे उनको एंगेज किया, अपने मुल्क से भी और हिंदुस्तान में से भी। और इन्होंने मुकाबला करना शुरू कर दिया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके पैर जमने नहीं दिए। ये बात है 1700 की। 1700। ये 1700 वो वक्त है जब हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले साहब थे छठे बादशाह मुगलिया खानदान के, जिनका नाम था मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर। उनकी हुकूमत थी ये। जब ये इस कंपनी ने दूसरी सारी कंपनियों को भगा दिया, किसने? ईस्ट इंडिया, मुत्तहिदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और हॉलैंड जैसी पावरफुल कंपनियों के पांव नहीं जमने दिए। इन्होंने हीलों से, बहानों से, साजिशों से लोगों को ज्यादा कीमत देकर, लोगों को एडवांस पैसे देकर, काश्तकारों को, प्रोड्यूसर्स को उनकी एडवांस में बुकिंग कर लिया करते। पैसे उनको इतने दे देते कि लो हमारे पैसों से काश्त करो और जो प्रोडक्शन होगी वो हमें देना। और प्रोडक्शन भी लेने के लिए, उठाने के लिए रजिस्टर उठाए हुए इनके मुलाजमीन उनके घरों पर, उनके देहातों पर, उनकी आड़तों पर बैठे हुआ करते थे। यूं ये सिलसिला चलते चलते 1700 को क्रॉस कर गया। अब 18वीं सदी में दाखिल हो चुका था। तारीख हिंदुस्तान देख रही थी कि अब 18वीं सदी का आगाज हो चुका है और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अपने पांव जमा चुकी थी तजारत पर। पूरी तरह से इसने कब्जा कर लिया था और किसी मुल्क को इसने करीब भटकने भी ना दिया। और हॉलैंड और खास तौर पर पुर्तगाल, वास्को डे गामा जिसने दरियाफ्त किया था, पुर्तगालियों को इन्होंने भागने पर मजबूर किया। इसलिए कि जितना मुनाफा ये दे रही थी कंपनी, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊं, ज्यादा मुनाफा क्यों दे रहे थे, ज्यादा रेट अजनास का क्यों दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे कि इनको रोज के रोज ना तो सप्लाई जहाजों में भेजना पड़ती थी और ना वो अपने पास पड़ा हुआ माल रोजाना जबरदस्ती सप्लाई नहीं करना पड़ता था। जब जब जहां जहां जितने माल की जरूरत होती, यूरोप से आया हुआ माल पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई हुआ करता उस कले से। ठीक है। और पूरा साल खरीदारी भी होती रहती। और यूं खरीदो फरोख्त के इस सिलसिले पर, जिसे ट्रेडिंग या तजारत कहा जाता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकम्मल कब्जा हो गया तजारत पर। इससे आगे क्या हुआ?
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको इससे आगाह करूंगा। तो बढ़ते हैं नाजरीन आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो रोजाना की तरह हुआ करता है आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक मुहावरा, मीन मेख निकालना। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा किताबों में, मीन मेख निकालना। ये मुहावरा जी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मीन मेख निकालना। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कीड़े निकालना, किसी में से खामियां ढूंढना या किसी में से नकाइस तलाश करना, यही मतलब लेते हैं ना। जब ये मुहावरा उर्दू संस्कृत में बनकर हिंदी और फिर उर्दू में आया, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब ये हुआ करता था कि कोई भी काम करने से पहले, और ख़ास तौर पर रिश्तेदारियां करने से पहले, लड़की और लड़के के सितारों का मेल मिलाप जो है उसके ऊपर काम कर लें, किसी माहिर से चेक करवाना। यानी दूसरे लफ्जों में वो कहा करते थे कुंडली निकालना। कुंडली एक लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ करता था, कुंडली। ये मतलब हुआ करता था मीन मेख निकालने का। और इसको चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते हमने खैर से इसका मतलब अब निकाल बना लिया है, किसी में खामियां, किसी में कमियां, कोताहियां, किसी में नकाइस तलाश करना। ऐसा गलतुलाम हुआ है कि अब ये हम बदल भी नहीं सकते, इसी तरह से चलेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आपका फेवरेट और मज़ेदार सेगमेंट, आज की बात। आज की बात ये है साईं, आपने देखा होगा, मैंने भी नोट किया है, अब किताबों में, अखबारों में, रसालों में पढ़ते भी हैं, टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर देखते सुनते भी हैं कि लोगों के, कईयों को पता होता है, वालिदैन को, कि हमारा बेटा नफ्सियाती या ज़हनी मरीज़ है, लेकिन वो रिश्ता करते हुए कभी ये बात डिस्क्लोज नहीं करते, इसको छुपा के रखते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि हमारी तहजीब में ये एक रिवाज है, फैशन है और पक्का है। क्या कि बेटी को रुखसत करते हुए हम कहते हैं यहाँ से तुम्हारी डोली उठी है, वहाँ से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए। फिर नतीजा क्या होता है? वो बेटी, वो बहन जो वहाँ जाकर एक ज़हनी मरीज यानी नीम पागल को पाती है, तो वो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेती है अपना घर बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी गुनाह, बहुत बड़ी बदी है, बहुत बड़ा गुनाह है। ना किया करें, ऐसा होना नहीं चाहिए। बेटियों को हमेशा ये कहें कि बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक इंसान चुना है, बंदे का पुत्र चुना है। अगर ये जानवर या हैवान निकल आए तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। ये पैगाम देना चाहिए बेटी को कि बेटी, जुल्म करना गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जुल्म सहना भी गुनाह है। और अब मैं देख रहा हूं बफजले खुदा कि माशरे में ये तब्दीली हमारे यहाँ आ रही, और आनी भी चाहिए, कि लड़की एक पागल, नीम पागल बंदे के साथ रहकर अपना घर बचाने की बजाय अपनी जात को, अपनी जिंदगी को बचाती है। ये थी जी आज की बात, और तीसरा और आखिरी सेगमेंट भी यही था। इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, रब रखा। और पाकिस्तान
जिंदाबाद।